नमस्कार। आई24 के खास कार्यक्रम सोशल मीडिया बुलेटिन में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ होता है। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें। तो फरवरी में अमेरिका जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और मोदी और ट्रंप ने फोन पर बातचीत की है। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को शानदार इंसान बताया है। इसके साथ ही भारत और यूएई संबंध और ज्यादा मजबूत हो गया, ऐसा कहना है जयशंकर का। इसके साथ ही आपको बता दें कि श्रीहरिकोटा से इसरो ने 100वें मिशन की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। बता दें कि अखिलेश यादव समेत अन्य सपा सांसद आपके लिए प्रचार करेंगे। बागपत लड्डू महोत्सव में बड़ा हादसा हुआ है, यहां 7 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही आरटीओ घोटाला मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा गिरफ्तार हुआ है। भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली आज। इसके साथ ही बॉक्स ऑफिस पर स्काई फोर्स से यानी कि अक्षय कुमार की फिल्म शानदार धमाल मचा रही है। तो इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट करते हुए कहा कि पीएम मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि मेरी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी बातचीत हुई, वे अगले महीने शायद फरवरी में व्हाइट हाउस आ सकते हैं। ट्रंप ने भारत को एक शानदार देश बताते हुए कहा कि भारत के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, हम मोदी और भारत को सच्चा दोस्त मानते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नेता विश्व शांति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं दी थी। वहीं ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार इंसान बताया था। व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच इंडो पैसिफिक, मध्य पूर्व और यूरोप में शांति और सुरक्षा सहित कई क्षेत्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की अमेरिकी निर्यात सुरक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने पर जोर दिया। इसी के साथ दोनों देशों के बीच निष्पक्ष व्यापार संबंधों पर भी बातचीत हुई। अमेरिका फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है और इस दौरान आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ भी की है। तो फरवरी में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर शुभकामनाएं दी। तो दोनों ही शीर्ष नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। तो आपसी सामंजस्य, सुरक्षा, व्यापार समेत तमाम विषयों पर दोनों ने बातचीत की और दोनों ने ही एक दूसरे की तारीफ की है। यूपी के बागपत जनपद में भगवान आदिनाथ मंदिर में लड्डू निर्वाण महोत्सव के दौरान मंच टूट गया। इस दौरान मंच टूटने से भगदड़ मच गई, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि जैन समाज के करीब 50 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में कई लोगों की हालत चिंताजनक बनी हुई है, हालांकि अस्पताल में घायलों का इलाज किया जा रहा है। बागपत बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के भगवान आदिनाथ मंदिर में निर्वाण लड्डू महोत्सव के लिए 65 फीट ऊंचा एक भव्य मंच बनाया गया था। जब मंच पर श्रद्धालु भगवान आदिनाथ को लड्डू चढ़ाने के लिए पहुंच रहे थे तो अचानक से मंच की सीढ़ियां टूट गईं और वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके बाद करीब 50 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए और उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हादसे के बाद जिला प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और आसपास के सरकारी निजी अस्पतालों में घायलों का उपचार किया जा रहा है। फिलहाल घायल लोगों के परिजनों से जिला प्रशासन संपर्क कर रहा है। साथ ही मौके पर बागपत एसपी अर्पित विजयवर्गीय और डीएम अस्मिता लालपुरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। सभी घायलों को जरूरी उपचार दिया जा रहा है। इसके साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी की जा रही है। तो बता दें कि भगवान को लड्डू चढ़ाने के दौरान मंच पर अचानक से अधिक संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए और मंच पर जब श्रद्धालुओं के पहुंचने से दबाव बढ़ा तो मंच अचानक से भर भरा कर टूट गया, जिसके चलते मौके पर भगदड़ मच गई। तो जैन धर्म के कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। लड्डू चढ़ाने के दौरान बता दें कि मंच टूट गया। अब इस पूरे ही मामले की जांच जारी है। इस हादसे में बताया जा रहा है कि करीब 50 श्रद्धालु घायल हुए हैं और अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है।
आरटीओ घोटाले का मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा आज 41 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल कोर्ट के बाहर से उसे गिरफ्तार किया है। मामले की अधिक जानकारी देते हुए लोकायुक्त डीजे जयदीप प्रसाद ने बताया कि सौरभ शर्मा से पूछताछ जारी है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि सौरभ मामले में जो भी विवेचना में है और सबसे पूछताछ होगी। सौरभ फरार होने के दौरान कहां रहा, ये सब पूछताछ में सामने आएगा। साथ ही डीजी ने बताया कि एजेंसियों से सौरभ को कोई जान का खतरा नहीं है। उन्होंने पूछताछ के वीडियोग्राफी वाले सवाल पर इनकार किया और कहा कि मामले में लिप्त सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो आरटीओ घोटाले का मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा आज यानी कि करीब 41 दिन बाद गिरफ्तार हुआ है। लोकायुक्त पुलिस ने भोपाल कोर्ट के बाहर से उसे गिरफ्तार किया है। तो मामले की जानकारी देते हुए लोकायुक्त डीजी जयदीप प्रसाद ने बताया कि सौरभ शर्मा से पूछताछ जारी है। 24 घंटे के अंदर सौरभ शर्मा को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सौरभ के मामले में जो भी विवेचना में है सबसे पूछताछ होगी। सौरभ फरार होने के दौरान कहां रुका, किन लोगों के पास रुका, किन लोगों ने उसकी सहायता की, ये सब पूछताछ में सामने आएगा। साथ ही डीजी ने बताया कि एजेंसियों से सौरभ शर्मा को कोई भी जान का खतरा नहीं है। उन्होंने पूछताछ के वीडियोग्राफी वाले सवाल पर इनकार किया और कहा कि मामले में लिप्त सभी लोगों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। तो आरटीओ घोटाले का मास्टरमाइंड सौरभ शर्मा 41 दिन बाद गिरफ्तार हो गया है। कोर्ट के बाहर से सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया। अब पुलिस सौरभ शर्मा से पूछताछ में जुटी है कि सौरभ शर्मा इतने दिन तक कहां रुका, किन लोगों के पास रुका, किन लोगों ने सौरभ शर्मा की मदद की। तो बता दें कि पुलिस सौरभ शर्मा से पूछताछ करेगी और कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। तो करोड़ों का आसामी सौरभ शर्मा पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। 41 दिन बाद सौरभ शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए उद्देश्य से न्यायालय में आ रहा था। मैं आ गया था, उसकी फाइल आ गई थी और पुलिस उसको ले गई न्यायालय के बाहर से। जांच एजेंसी बुरी तरह फेल है, अपनी वाहवाही लूटने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि वो माननीय न्यायालय के सामने कल हाजिर हो चुका है। अब हाजिर हो चुका है, दस्तखत हो गया, फोटो लग गया, तो भाग के तो नहीं जाएगा ना वो। क्या ये हुई, हम न्यायालय में आवेदन लगा रहे हैं कि इलीगल अरेस्ट है। वो जब पहले ही हाजिर हो चुका है, भाग के तो जाएगा नहीं, है ना। जाने खतरा शुरू से पुलिस की जिम्मेदारी है। आगे हम जो पहले प्रस्तुत करें वो हम बेल एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर वो पीआर मांगते हैं, पुलिस रिमांड, तो हम कहेंगे कि किस बात की मांग रहे हैं। जब्ती इनसे होना नहीं है, पूछताछ आपके लिए हम हाजिर हैं। हमने लिख के दिया है, हम इनकी जायज से सहयोग करें। जो इलीगल गिरफ्तारी, इसके हमने न्यायालय को बता दिया। आज सुनवाई करेंगे नहीं, आज सुनवाई कर दिया था। उसके बाद चूंकि पुलिस पे डायरी नहीं थी, आज मैं आ जाऊंगा तो डायरी तो होगी नहीं किसी पे, तो आज की डेट दी थी पुलिस को, और पुलिस का ये कर्तव्य है, डायरी लेके आई, कोर्ट का पालन करेगी। तो डायरी के साथ डायरी नहीं लाई, उसको बाहर से अरेस्ट करके ले गए। सौरभ शर्मा, जिसके खिलाफ पीसी एक्ट में केस कायम है हमारे लोकायुक्त संगठन में, उसकी आज हिरासत में हमारी पुलिस ने लिया है उसे, और बाकी भी हिरासत में लेके पूछताछ जारी है। और जैसे पूछताछ समाप्त होगी, उसकी गिरफ्तारी करने के बाद 24 घंटे के अंदर में हम उसे माननीय न्यायालय में पेश करेंगे। जल्दी ही गिरफ्तारी कर लेंगे हम। सौरभ का वकील का कहना है कि ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है। भोपाल से गिरफ्तार किया। सौरभ के वकील का कहना है ये गिरफ्तारी असंवैधानिक है, कोर्ट ने समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद दादागिरी करते हुए लोकायुक्त गिरफ्तार करके ले गई। इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, विवेचना में जिसके इन्वॉल्वमेंट होगी सभी से करेंगे। अभी तो इसकी पूछताछ चल रही है, कहाँ था इससे पूछताछ में पता चलेगा। अभी बहुत ही प्रीमेच्योर होगा अभी बताना कि कहाँ था, लेकिन आज हमें, कल से हमारी पुलिस इसमें सक्रिय थी। जब से ये सूचना मिली थी कि इसकी संभावना यहाँ भोपाल में हो सकती है, भोपाल के ही एक लोकेशन से उसे पकड़ा गया। एजेंसी से कोई जान का खतरा नहीं हो सकता है, एजेंसी तो कानून के रक्षक होते हैं। पूछताछ की क्या सर वीडियोग्राफी वगैरह कुछ कराएंगे सर? जी। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान यानी कि मौनी अमावस्या पर प्रशासन को 10 से 12 करोड़ लोगों के संगम नगरी में जुटने का अनुमान है। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त आज शाम से शुरू हो रहा है।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान पर रेलवे ने भी इसके लिए बड़ी तैयारी कर रखी है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हर 4 मिनट में एक स्पेशल ट्रेन देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं को लेकर पहुंच रही है। इसके अलावा कुंभ इलाके में अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं जो स्नान के लिए श्रद्धालुओं को सीधे एक एक घाट पर लेकर जा रहे हैं। प्रशासन ने तय किया है कि जो जिस दिशा से घुसेगा कुंभ में वह उसी रास्ते वाले घाट पर जाकर स्नान करेगा और फिर उसी रास्ते से वापस लौटेगा। यानी कि जो भी श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए जिस रास्ते से जाएंगे उन्हें उसी रास्ते वाले घाट पर स्नान करने को मिलेगा और उसी रास्ते वाले वापस घाट से उन्हें आना होगा। तो भीड़ नियंत्रण के लिए कुंभ इलाके में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। मौनी अमावस्या पर यात्रियों की ज्यादा तादाद को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे ने प्रयागराज स्टेशन से हर 4 मिनट में स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। रेल मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि एक ही दिन में कम से कम 150 स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। यानी कि मौनी अमावस्या पर आपको बता दें कि प्रयागराज स्टेशन पर हर 4 मिनट में एक ट्रेन जो है देश के अलग अलग कोनों से प्रयागराज पहुंचेगी और कम से कम 150 ट्रेनें प्रयागराज यानी कि मौनी अमावस्या के दिन चलाई जाएंगी, तो जो कि एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। बता दें कि महाकुंभ में 28 जनवरी 2025 की सुबह तक 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इन सभी श्रद्धालुओं ने पिछले 17 दिनों के अंदर संगम में डुबकी लगाई है। मकर संक्रांति के दिन करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु संतों और कल्पवासियों ने अमृत स्नान किया था। वहीं मौनी अमावस्या पर यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि 10 से 12 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान करने का अनुमान है। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बीच अयोध्या में भगवान के दर्शन के लिए भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। पिछले कुछ दिनों से इतने ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने श्रद्धालुओं से अपील की है। महासचिव चंपत राय ने श्रद्धालुओं से 15-20 दिन बाद आने की अपील की है। चंपत राय ने लेटर जारी कर कहा कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन मुख्य स्नान 29 जनवरी को होगा और अनुमान है कि इस दिन प्रयागराज में लगभग 10 से 12 करोड़ श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से अयोध्या तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु ट्रेन और सड़क मार्ग से भी पहुंच रहे हैं। तो राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने कहा कि पिछले 3 दिनों में अयोध्या आने वाले श्रद्धालु की संख्या में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। अयोध्या धाम की आबादी और आकार को देखते हुए एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को प्रभु श्री राम लला के दर्शन करना मुश्किल होता जा रहा है। लोगों को असुविधा हो रही है। नतीजतन किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए व्यवस्थाओं में आवश्यक समायोजन किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को लंबी दूरी तक पैदल चलने की भी जरूरत पड़ रही है। बता दें कि महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। माना जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि महाकुंभ में स्नान के बाद जो श्रद्धालु हैं वो आसपास के तीर्थ क्षेत्रों की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रयागराज के साथ ही वाराणसी और अयोध्या की तरफ जो श्रद्धालु हैं वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के साथ इन तीर्थ स्थलों पर भी लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। बता दें कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या है और यह अनुमान जताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे और इसको लेकर प्रशासन ने खास तैयारियां भी की हैं। तो अलग अलग रूट बनाए गए हैं और आपको बता दें कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं, जो गाड़ियां हैं जो कि लोग गाड़ियों से महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रहे हैं उनकी गाड़ियों को दूर ही रोका जा रहा है और बता दें कि इसके साथ ही कई ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है ताकि जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म पर लगातार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ बढ़ रही है उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं वो भी चलाई जा रही हैं। तो प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 4 दिन के जापान दौरे पर हैं और इसी कड़ी में उन्होंने भारतीय राजदूत जॉर्ज से मुलाकात की। एमपी जापान के रिश्तों की मजबूती पर चर्चा हुई है और सीएम जीआईएस के लिए उद्योगपतियों निवेशकों को आमंत्रण देंगे। दोनों की मुलाकात इंपीरियल होटल में हुई। मुलाकात के दौरान दोनों ने भारत जापान के बीच मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों पर चर्चा की। साथ ही सीएम ने जापान के उद्योगपतियों निवेशकों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि जीआईएस में आने का निमंत्रण भी वो देंगे।
वे सभी के साथ 1-to-1 चर्चा करके निवेश के कई अवसरों की जानकारी भी देंगे। मुलाकात को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश जापान की मित्रता में एक नया अध्याय। सीएम को प्रवासी भारतीयों ने तिलक लगाकर साफा बांधा। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिन के जापान दौरे पर हैं और राजधानी भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावना पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में उद्योग नीति, इसके साथ ही पर्यटन, सांस्कृतिक क्षेत्र और व्यापार उद्योग को लेकर तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के उद्योगपतियों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान पहुंच चुके हैं, जहां प्रवासी भारतीयों ने तिलक लगाकर साफा पहनाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वागत किया। और जापान पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने पहुंचने की जानकारी दी और जापान और मध्य प्रदेश की मित्रता का जिक्र किया। जापान में आज मैं हमारे बापू पूज्य महात्मा गांधी की समाधि, महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि करने आया हूं। यद्यपि मध्य प्रदेश में 24-25 फरवरी को जो नेशनल खास करके ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। और जापान प्रौद्योगिकी की दृष्टि से वर्तमान के समय में सबसे अच्छे राष्ट्रों में से एक है और उसमें बड़े पैमाने पे भारत से आपस का संबंध भी भारत का शुरू से प्रगाढ़ रहा है। नवीन प्रौद्योगिकी से लगा करके हमारे आजादी के पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, रास बिहारी बोस हो, स्वामी विवेकानंद हो, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर हो, सभी का संबंध जापान से आता है। ये हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। ऐसे में ये संबंध और प्रगाढ़ हो, परस्पर व्यापार व्यवसाय के नए नए रास्ते बने, एक दूसरे के साथ खड़े रहे। और आज के इस दौर में जापान और भारत की अपनी यशस्वी प्रधानमंत्री के सरकार बनाने के बाद तो ये मित्रता और प्रगाढ़ हुई है। कई सारे मोर्चों पे हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं। और जहां मैं प्रतिमा पे आया के खड़ा हूँ, ये हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा अनाउंस की गई थी और उम्मीद करेंगे बापू का अहिंसा का सिद्धांत जापान के गौतम बुद्ध वाले मूल सिद्धांत को लेकर के ही चलने वाला। अतीत के काल से हम इस देश से ज्यादा नजदीकी पाते हैं। यहाँ हमारे कई परिवार के बाकी लोगों से मिलकर के और आनंद आया और उम्मीद करेंगे परिवार बढ़ता जाए। ये थोड़ी अभी काफी संभावना वाला क्षेत्र है। मैं अपनी ओर से सबके प्रति शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और बापू को स्मरण करता हूँ जिनके जीवन काल से उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के मूल अहिंसा के सिद्धांत को विश्व से साझा किया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये जो हम समूचे विश्व के अंदर विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए वेद वाक्य से हम प्रेरणा पाए, इसी भावना के आधार पर बापू ने वैष्णव जन तो तेने कहिए का एक भजन सुनाया था, जिस भजन को वो अपनी प्रार्थना का हिस्सा लेके चलते थे। तो मैं आज बापू को स्मरण करते हुए पुनः सबको बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्टेडियम देहरादून पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड आ रहे खिलाड़ियों का भव्य स्वागत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 2025 के कैलेंडर विकसित उत्तराखंड संकल्प से शिखर तक कैलेंडर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य के लिए विशिष्ट अवसर है और हम सभी को मिलकर इसे ऐतिहासिक बनाना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपको बता दें कि स्तरीय निरीक्षण किया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयार हो रहे स्टेडियम, इसके साथ ही तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उसका मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। तो महाराणा प्रताप स्टेडियम देहरादून पहुंचकर 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। साथ ही राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने के लिए देवभूमि आ रहे तमाम खिलाड़ियों का भव्य स्वागत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो बता दें कि देश के तमाम राज्यों से अलग अलग
जो स्पोर्ट्स हैं, जो अलग अलग खेल हैं, उनके खिलाड़ी देहरादून यानी कि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री ने तमाम खिलाड़ियों के स्वागत और उनकी व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 2025 के कैलेंडर विकसित उत्तराखंड संकल्प से शिखर तक का कैलेंडर का भी विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य के लिए विशिष्ट अवसर है। हम सभी को मिलकर इसे ऐतिहासिक बनाना है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया और आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लेते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ हो गया, जिसके चलते हल्द्वानी के अंदर खो खो खेल प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग ने उड़ीसा को हराकर पहली जीत हासिल की है। वहीं इस मौके पर पहुंचे खो खो फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड नेशनल गेम का आयोजन कर रहा है, जो बहुत ही सराहनीय है। सारी सुविधाएं उत्तराखंड सरकार के द्वारा दी जा रही हैं। महिला वर्ग में उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बीच मैच खेला गया, जो कि दोनों ही टीम इस दौरान लगातार संघर्ष करती हुई दिखाई दी। तो हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ हुआ और खो खो प्रतियोगिता में उड़ीसा ने जीत दर्ज की है। तो पुरुष वर्ग में उड़ीसा ने जीत दर्ज की है और इस दौरान बता दें कि राष्ट्रीय खेलों की सराहना भी की जा रही है। साथ ही खो खो फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय यादव ने कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में नेशनल गेम्स का आयोजन किया जा रहा है, जो कि बहुत ही सराहनीय है। सारी सुविधाएं उत्तराखंड सरकार द्वारा दी जा रही हैं। खिलाड़ियों का विशेष ध्यान भी रखा जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि महिला वर्ग में उत्तराखंड और महाराष्ट्र के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। इस दौरान दोनों ही टीमें आपस में संघर्ष करती हुई दिखाई दी। जो नेशनल खो खो का यहाँ पर नेशनल गेम चल रहा है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है उत्तराखंड में। और इसके अंदर 8 लड़कों की और 8 लड़कियों की टीम पार्टिसिपेट कर रही है। ये वो टीम्स होती है जो नेशनल्स के अंदर बेस्ट होती है और एक टीम होती है जो होस्ट टीम होती है। तो इस तरीके से 8 टीमें जो हैं लड़कियों में और 8 टीमें लड़कों के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को जानने के लिए उत्तराखंड के पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रदेश के 20 पुलिस अधिकारी प्रयागराज महाकुंभ का अध्ययन करने जा रहे हैं, ताकि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को बारीकी से समझा जा सके और इसी आधार पर भविष्य में प्लानिंग की जा सके। हालांकि प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड की SDRF और अग्निशमन टीमें पहले ही अपना योगदान दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पुलिस के बड़े अफसर प्रयागराज पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन से पहले अधिकारियों की टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही वे प्रयागराज में जाकर कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और अन्य जानकारी एकत्रित करेगी, ताकि आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया की फिल्म स्काई फोर्स ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाना शुरू कर दिया है। फिल्म को 26 जनवरी को आपको बता दें कि काफ़ी फायदा मिला है और फिल्म ने तीसरे दिन और पहले और दूसरे दोनों दिन से भी ज़्यादा कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले वीकेंड में करीब 73.2 करोड़ रुपए की कमाई की हो रहा है। ये फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के क्लब में एंट्री कर लेगी। स्काई फोर्स के पहले अक्षय कुमार के पास पिछले 4 सालों से कोई हिट फिल्म नहीं थी। उनकी आखिरी हिट फिल्म सूर्यवंशी थी, जो साल 2021 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म 26 जनवरी को सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के लिस्ट में पठान, फाइटर और पद्मावत के बाद चौथे नंबर पर पहुंच गई है। फिल्म स्काई फोर्स ने 24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। यह फिल्म अक्षय कुमार के फर्स्ट वीकेंड में हाईएस्ट ओपनिंग वाली फिल्मों के लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल हो गई है। इसके पहले सूर्यवंशी ने 77.08 करोड़ रुपए कमाए थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।